हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल गलान सेकंड ब्यूरो। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट पेपर जो हैं आपके ध्येय आईएएस के। आज का हमारा जो सेशन होगा वो राज्य व्यवस्था पे होगा या पॉलिटी पे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1784 का पेस्ट इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसका आंसर है आपका ए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जिसमें क्या किया गया कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई तथा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। इसी एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? तो एलिजा इम्पे जो होते हैं इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। कौन 3 सदस्य होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ताकि आपको याद रहे अगर पूछा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये था आपका 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसी को जो है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। ये जो है आपका 1857 के विद्रोह के बाद लाया जाता है अधिनियम 1858 का। और इसमें क्या क्या किया गया? तो इसमें जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई, नियंत्रण बोर्ड तथा निदेशक कोड दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। इसी में जो है राज्य सचिव का पद सृजन किया जाता है। राज्य सचिव का पद प्लस आपका वायसराय इसी के तहत बनाए जाते हैं, इसी अधिनियम के तहत। और ये राज्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता है या उसके अधीन होता है। अब जो है शासन कौन चलाएगा भारत पर? तो अब जो है डायरेक्ट शासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत पर चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान के हिंदी संस्करण जो हिंदी में संविधान का लेखन किए वो कौन है? तो वसंत कृष्ण वैद द्वारा किया गया। संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक या मुहर के रूप में अपनाया गया था, तो कमल को नहीं हाथी को जो है मुहर के रूप में अपनाया गया था। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। आपकी संविधान सभा में चुनकर जो सदस्य गए थे वो कैसे गए थे? तो वो राज्यों की प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर संविधान सभा के सदस्य गए थे। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये भी सही है। यह बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इस तरह से हमारा 2, 3, 4 सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो इस तरह से आपका दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कौन करता है? तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। उसके बाद ये स्वीकार कब कर लिया जाता है? तो 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव आपको स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा। इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसी के तहत जो है 3 शब्द जोड़े गए थे आपका, पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा आपका अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? तो 1976 में आपका संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। तो इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, मतलब अगर इसका कोई उल्लंघन करता है उद्देशिका का तो आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि ये जो है उल्लंघन हुआ है और इसको जो है आप मनवाइए, मतलब बाध्य कीजिए मानने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस वजह से 1, 2, 4 आपका सही है, लेकिन 3 सही नहीं है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को।
निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन से राज्य का कब गठन किया गया है। तो नागालैंड का गठन जो होता है 1963 में होता है। हरियाणा का आपका 1966 में गठन होगा। मिजोरम का जो गठन होता है आपका ये होता है 1987 में 87 में। मणिपुर का गठन 1972 में किया जाता है 1972। इस तरह से हम ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही है 1432। अगला देखते हैं, ये हर बार मिलान के लिए देता है आपका राज्यों का गठन, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 टोटल हैं, याद कर लीजिए 10-11। राज्य 6 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ये की गई है? तो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है ऐसी व्यवस्था की गई थी। अगला हम देखते हैं, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए गलत है एंड आर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दिया जाए। आर्टिकल 24 में जो है किसकी बात की गई है? तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के लिए निषेध की बात की गई है, मतलब बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, न कि मानव दुर्व्यापार बलाश्रम पर रोक की है। ये जो है आपका आर्टिकल 23 इससे संबंधित है। आर्टिकल 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 21 जो है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो ये हैं आपके, देखते हैं कौन कौन से हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये आपका 14 आर्टिकल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका 21 आर्टिकल है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, तो ये आपका 29 नंबर आर्टिकल है। तो इस तरह से हम देखेंगे 19 और 29 जो है आपका नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि 14 और 21 किसको प्राप्त हैं? तो ये नागरिक प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो यहाँ पे आप एक याद कर लीजिए कि कौन कौन से सिर्फ नागरिकों को जो प्राप्त हैं अधिकार वो कौन कौन से हैं। तो आपका हो जाएगा 16 नंबर आर्टिकल, 15 हो जाएगा, 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये सभी जो हैं सिर्फ नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। बाकी जो सभी आर्टिकल हैं और आर्टिकल जो बच रहे हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, तो ये बात सही है आपका। नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते कि इसको लागू करवाइए। आर्टिकल 42 काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर है आपका डी, 1, 2, 3, 4 सभी जो हैं सही हैं। कि आपका 42 जो है किससे संबंधित है? तो काम में आपका न्याय हो ऐसी बातें करता है, ये समाजवादी सिद्धांत है। 43 जो है आपका गांधीवादी सिद्धांत है, जिसमें कुटीर उद्योग की स्थापना की बात करते हैं गांधी जी। और 48 जो है पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, जो किससे संबंधित है? तो बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। अगला हम देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका संविधान के अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उसके विषय दिए हुए। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 44 जो है आपका समान नागरिक संहिता की बात करता है। 39A जो है आपका समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करेगा। और आर्टिकल 50 किसकी बात करेगा? तो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण की बात करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1।
अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्न में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की है कि जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। तो ये जो है कहते हैं आपके केटी शाह जी कहते हैं। केटी शाह कहते क्या है नीति निर्देशक तत्वों को, यानी डीपीएसपी को क्या कहते हैं कि ये जो है एक ऐसे चेक से है की जाती है। तो केटी शाह जो है डीपीएसपी को कहते हैं ऐसे चेक से कि जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। ये कौन कहता है? तो केटी शाह कहते हैं डीपीएसपी को। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा ऐसा है जो डीपीएसपी नहीं है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों में भाग लेना। तो ये जो है आपका डीपीएसपी है। कौन सा डीपीएसपी है? तो ये है आपका 43A। 43A है, आर्टिकल 43A के तहत ऐसा कहा जाता है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये है आपका 48 आर्टिकल। अस्पृश्यता निषेध किस में बात की गई? तो ये आर्टिकल 17 से है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। प्रसूति सहायता का उपबंध किस में की गई है? तो ये आपका आर्टिकल 42 में बात की गई है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है आपका ये मौलिक अधिकार है, बाकी जो ए बी डी है ये तीनों ही आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, मूल कर्तव्य के संदर्भ में देखते हैं। मौलिक कर्तव्य को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1978 नहीं, 42वां संविधान संशोधन कब होता है? तो ये होता है 1976 में, 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पे 78 दिया है, इस वजह से गलत हो गया है। और ये जो है सिफारिश कौन करता है इसकी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए है। तो इसका आंसर है आपका सी। तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं कि मूल कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं होते। मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं। और मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो ये आपका है तो आर्टिकल 51A में जो है आपका मूल कर्तव्य की बात की गई है। कौन सा भाग है आप लोग कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? ये कौन से उसमें कहा गया है बाद में? तो ये हो जाएगा आपका मिनर्वा मिल्स मामला, जो कब आता है? तो 1980 में आता है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव जो है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य एक संतुलन पर रखी गई है। तो ये स्टेटमेंट वाइज ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ये आपका स्टेटमेंट ही तैयार कर लीजिए। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन से 97 संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है? 1997 संविधान संशोधन कब होता है? तो 1911 में किया जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकारों को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान के एक नया भाग 9B जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं कि 97 संविधान संशोधन जो होता है 2011 में होता है, ना कि 1911, गलत हो गया था। इसके द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके तहत आपका आर्टिकल 43B में सहकारी समिति की बात की जाती है, भाग 9B जोड़ा जाता है, ये दोनों ही जोड़े जाते हैं। आर्टिकल 19(1) में भी किसकी बात की गई है? तो सहकारी समिति की बात की गई है। ये तीनों जगह आपका मौलिक अधिकार में बात होती है, डीपीएसपी में बात होती है और भाग 9B में किसके लिए बात होती है? तो सहकारी समिति के लिए। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का भाग एक तरफ दूसरी तरफ उसके विषय हैं। तो भाग जो है 14 का किससे संबंधित है? तो अधिकरण से संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के लिए। भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 11 आपका संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है। तो इस तरह से आपका
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा ऐसा है जो डीपीएसपी नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है, न कि डीपीएसपी है। कौन सा मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में जो है इसकी बात की गई है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ये आपका डीपीएसपी है। काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, ये भी डीपीएसपी है। कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये भी आपका क्या है? डीपीएसपी है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन गलत है, बाकी सभी जो है सही हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से अधिक का समय लिया। तो ये 6 माह से अधिक का समय नहीं, 6 माह से कम का समय लेती है। प्रारूप समिति में कुल 141 बैठकें हुई थी। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी, फ्रेंड एंथोनी, वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इस तरह से हम देखेंगे ए ऑप्शन आपका सही है कि एच.सी. मुखर्जी को जो है आपका संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इससे पूर्व संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी उपाध्यक्ष आपके फ्रैंक एंथोनी थे। 9 दिसंबर 1946 को इनको जो है चुना गया था। क्वेश्चन नंबर है 24। आर्टिकल 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, जिसका क्या अभिप्राय होगा? तो भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर है आपका बी। केवल दूसरा सही है कि भारतीय राज्य को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि संघ जो है राज्यों को अलग अलग कर सकती है, किसी को बड़ा छोटा, छोटे बड़े में कन्वर्ट कर सकती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि अविनाशी संघ का विनाशी राज्य। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है? वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकाओं की उपस्थिति, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन का विघटन न होना, बहुमत वाले दल के सत्ता। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका सी। निचले सदन का विघटन न होना, ऐसा नहीं होता। निचले सदन का आपका संसदीय प्रणाली में विघटन किया जाता है, जैसे हमारे लोकसभा का विघटन होता है, जबकि हमारे उच्च सदन या राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बाकी तीनों ही विशेषता आपका संसदीय प्रणाली से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। भारत का समाज बहुधर्मवादी है। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच आपका पूर्ण अलगाव रखती है, जबकि ये क्या होती है? तो ये नकारात्मक होती है। जो भारत में अपनाई गई धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो सकारात्मक है। कैसे है? क्योंकि यहाँ आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। और भारत में बहुधर्मवाद तो है ही है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27 को, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के हेतु प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका आंसर है आपका डी, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए भी प्रदान किया जाए या प्रयोग किया जाए। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने कहा भारतीय संविधान भाषा और वास्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? तो ये जो है कहते हैं आपके एन श्रीनिवासन क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं? तो संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं? एकीकृत न्याय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता।
तो इसका आंसर है आपका सी, 1, 3, 4। 1, 3, 4 जो है एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका किसको प्रकट करती है? तो ये आपका संघात्मक चरित्र है, संघात्मक को प्रकट करती है, बाकी सभी जो है एकात्मक को प्रकट। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इसमें सूचीबद्ध है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन सूचीबद्ध भाषाएं हैं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची से संबंधित है। अगला है हमारा, एक तरफ आपके विषय हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद हैं, देखते हैं। व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 41 से संबंधित है। समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से आर्टिकल में है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 39 घ में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी आपका आर्टिकल 39 क में है। प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदार बनाना आर्टिकल 43 क में दिया गया है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखते हैं सी ऑप्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में कथनों पर विचार करना है। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। इसके द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान की गई। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल आपका पहला कथन सही है, दूसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लाया गया वो आपका 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया, 2020 से लागू हो गया था। और इसमें जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समूहों को जो है मान्यता दी गई। बाकी आपका श्रीलंका, नेपाल से संबंधित नहीं थे ये सभी। तो केवल 3 देश से जो आए थे अल्पसंख्यक, उन्हीं को जो है मान्यता दी गई है नागरिकता की, और किसी को नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? देखते हैं कौन सी विशेषता मूल अधिकार की नहीं है। मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताएं वाले हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन बाध्य योग्य है। सभी मूल अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि आपका सभी मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को नहीं उपलब्ध है। कुछ जो है आपके नागरिकों के लिए हैं, कुछ दोनों के लिए हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस अधिनियम के द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में महिला आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो यह जो है आपका लोकसभा में व्यवस्था करता है, विधानसभा में व्यवस्था करता है, प्लस दिल्ली में आपका महिला आरक्षण की बात करता है, लेकिन राज्यसभा में इसकी बात नहीं करता है। यह संशोधन अधिनियम 2029 से लागू होगा, 2029 से जो है आपका यह संशोधन लागू होगा। अगला है हमारा, राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी कब दी है राष्ट्रपति ने? 29 सितंबर 2023 को। लेकिन ये लागू कब से होगा? 2029 में लागू होगा। और ये कहाँ कहाँ लागू होगा यह आरक्षण? तो लोकसभा में होगा और दिल्ली में होगा, प्लस आपके सारी विधानसभाओं में लागू होगा, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा और विधान परिषद इसमें आरक्षण नहीं लागू होंगे। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही हैं। अगला देखते हैं, और ये आरक्षण कितने प्रतिशत है महिलाओं के लिए? तो 33%। क्वेश्चन नंबर है 35, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया है? देखते हैं हम। आर्टिकल 39A जोड़ा गया है, 43A जोड़ा गया है, 48A जोड़ा गया है, जबकि 38A नहीं जोड़ा गया है। अगला देखेंगे, डी ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सभी सही हैं। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कानून के समता जो है आपका आर्टिकल 14 में बात करता है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात करेगा। उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 18
आपका किससे संबंधित है, तो उपाधियों के अंश से संबंधित है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका आर्टिकल 39A से संबंधित है, ना कि ये जो है DPSP में आ जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इस तरह से मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, आयकर अदा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि आयकर अदा करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, बाकी तीनों ही आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के तहत, 51A के तहत, और भाग कौन सा होगा, तो भाग आपका 4A होगा। 4A में आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। टोटल कितने हैं, तो टोटल इस टाइम 11 हैं, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, जिसमें शिक्षा की बात की जाती है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के, वो कौन से आर्टिकल मतलब कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, तो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ये सभी बात आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्राथमिक शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा, कौन से संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो देखते हैं कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। तो इसका आंसर है आपका सी। 1 और 3 जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से सम्मिलित है। कौन कौन से हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस में है, तो ये आपका 39D से संबंधित है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 से संबंधित है, 44। तो ये दोनों ही आपके DPSP हैं, बाकी आपका DPSP नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राज्यों का विघटन तो हो सकता है लेकिन संघ का नहीं हो सकता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो राष्ट्रगान जो है आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी में जो है राष्ट्रपति को भी इसी दिन बनाया जाता है कि राष्ट्रपति पहले कौन होंगे, राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सरदार पटेल जी थे। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। प्रारूप समिति में सदस्य कौन थे, तो KM मुंशी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इस तरह से हम देखेंगे आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है? तो ये था आपका सी ऑप्शन, गोलकनाथ मामला जो 1967 में आया था। इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि मौलिक अधिकार को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। अगला देखते हैं केशवानंद भारती मामला 1973 के संबंध में कथन पर विचार करना है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का दिया था। तो केशवानंद भारती बाद में ही मूल संरचना का सिद्धांत आया था। तो इस तरह से दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, उस पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है संसद आपकी। तो अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्न में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं? तो संविधान का मूल संरचना के अंतर्गत कौन कौन से हैं, यानी मौलिक संरचना के अंतर्गत देखते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना के अंतर्गत आपके ये सभी शामिल किए गए हैं न्यायालय द्वारा किसी न किसी मामले में या किसी न किसी वाद में। कानून के समक्ष समानता कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो देखते हैं आपका आर्टिकल 14 जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है आपका ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, मतलब
ब्रिटेन से ये व्यवस्था ली गई थी, कानून के समक्ष समानता के विषय। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता में जो है आपका उद्देशिका में शामिल नहीं है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात आपका किसमें की गई है? उद्देशिका में। 3 प्रकार के न्याय की बात, जिसमें आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन से? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इस तरह से उद्देशिका में इतने चीज़ों की बात की गई है। अगला हम देखेंगे, नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है आपका आर्टिकल 43B जोड़ा गया था। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 47, निम्नलिखित मूल अधिकारों में कौन से जो है नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो दोनों को प्राप्त है, नागरिक और विदेशी दोनों को? बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 23 जो है दोनों को प्राप्त है, विदेशी प्लस नागरिक। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के अनुसार धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है, ये आपका आर्टिकल 30 है, जो केवल किसको प्राप्त है? तो ये सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, भारत के नागरिक को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 है, ये जो है नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो इस तरह से 1 और 3 आपका नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 30 किसको प्राप्त है? तो सिर्फ नागरिक को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। सेवाओं पर कर का प्रावधान 88 अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था। अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 89 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 22 संविधान संशोधन द्वारा। नगर निगम नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका की गई थी आर्टिकल 74 अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से केवल ए ऑप्शन आपका सही सुमेलित है, बाकी सभी जो है सुमेलित नहीं है। तो एक बार आप देख लीजिएगा। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 49, प्रावधान सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये आपका जापान से ली गई है। संसद की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो न्याय का आदर्श आपका सोवियत संघ से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 50, भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, मतलब दोहरे दंड का क्या अर्थ होता है ये हमें बताना है। न्यायालय से दोष सिद्धि होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। विभागीय कार्यवाही में दंडित होने पर उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। तो यही जो है दोहरे दंड का प्रावधान होता है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा व्यक्ति को। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विधायिका का जो है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये आपका कनाडा के मॉडल पर आधारित है और संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है भिन्न होती है आपका भारत की संघीय व्यवस्था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन की नहीं है? तो देखते हैं कौन सी विशेषता जो है संघीय शासन की नहीं है।
कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त केंद्र, लिखित संविधान। तो सशक्त केंद्र आपका संघीय शासन से संबंधित नहीं है, जबकि आपका लिखित संविधान, द्वैध राज पद्धति, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी जो है संघीय शासन से संबंधित हैं। ये आपका सशक्त केंद्र किससे संबंधित है? एकात्मक व्यवस्था से संबंधित है, एकात्मक व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्न में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है? 1935 की जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, तो वही हमें देखना है। इसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। तो इसका आंसर है आपका सी। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है आपके गवर्नर जनरल को दी गई थी, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को। बाकी सभी कथन आपके सही हैं कि इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी, एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ये सभी आपकी 1935 की विशेषताएं थी। इसी में एक आपका अखिल भारतीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न कथनों पर विचार करना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर उसे अपना लिया था, अंगीकृत कर लिया था। और 1949 को जो है पहले संविधान को अपनाया गया, फिर उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये किसके लिए जो है बात की गई है? तो ये जो है आपके DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। ये इसी के लिए स्टेटमेंट यूज किया गया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। तो इसका आंसर है आपका बी, 1, 2, 3। परमादेश, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण आपके न्यायिक अधिकारियों के लिए जारी की जाती है। या उत्प्रेषण के संबंध में आप यह कह सकते हैं कि उत्प्रेषण रिट जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षतावाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? तो ये किसमें कहा गया है? केशवानंद भारती मामला जो था 1973 में, उसी में ये चीज़ कहा गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपके ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध किया गया है आर्टिकल 23 में। 26 क्या कहता है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 38 कहता है राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन, संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो JB कृपलानी। याद रखिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है कि उप समिति के अध्यक्ष आपके JB कृपलानी हो जाएंगे और जबकि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू आपके संघीय समिति से संबंधित थे, भीमराव अंबेडकर आपके प्रारूप समिति से संबंधित थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु है। दोनों में क्या अंतर है? तो देखते हैं। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका भारत और ब्रिटेन दोनों में है। सामूहिक उत्तरदायित्व आपके दोनों में है, भारत और ब्रिटेन।
द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है भारत और ब्रिटेन दोनों में ही है, जबकि शैडो कैबिनेट आपका भारत में नहीं है लेकिन ब्रिटेन में है। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या था वहाँ पे कि जो विपक्ष होता है वो वहाँ पे अपना शैडो कैबिनेट बनाता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 64, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है? संघीय शासन प्रणाली का आरंभ होता है 1935 के तहत, संघीय न्यायालय का भी गठन किया जाता है, संघ स्तर पर द्वैध शासन का भी प्रारंभ आपका 1935 के तहत किया जाता है। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं 1935 के बारे में। अगला है, कथनों पर विचार करना है। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया गया। तो दोनों ही कथन ये आपके सही हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है एक राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था? मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, सिख। तो ये चारों ही समुदायों को जो है 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी इसमें लोग थे, जो कौन कौन से थे? तो मुस्लिम हो जाएंगे, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस, यूरोपीय लोग, ये सभी को जो है इसी में जो है आरक्षण प्रदान किया गया था। भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। जब समवर्ती सूची में है तो जो है केंद्र और राज्य दोनों ही आपके निवारक निरोध पे आपके क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, व्याख्या भी कर रहा है। आर्टिकल 19(1) ख के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन आधारों पर इस अधिकार पर प्रतिबंधन या निर्बंधन आरोपित कर सकता है? भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो ये जो है सभी पे जो है किया जा सकता है कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन और निरायुध भी नहीं कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, आर्टिकल 25 के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित नहीं कर सकता है? लोक व्यवस्था, अखंडता, सदाचार, स्वास्थ्य। तो ये हो जाएगा आपका अखंडता। अखंडता सबसे नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों के तहत आपका धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा सकती। तो आर्टिकल 25(1) के अनुसार राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंधन आरोपित कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? तो लोक व्यवस्था हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा और स्वास्थ्य। अगला देखेंगे 70 नंबर, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। इसका क्या कारण था कि उन्होंने कहा कि वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान? तो संविधान का विस्तृत होना ही इसके कथन का कारण है, मतलब इसीलिए इन्होंने कहा था। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 5 प्रकार की न्याय की व्यवस्था करता है। तो 5 प्रकार की नहीं, 3 प्रकार की, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कौन करता है? भारतीय प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना। तो इस तरह से कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा आपका असत्य है, बाकी पहला आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से हम देखेंगे 72, प्रस्तावना के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, या यूं कहे सोवियत संघ से लिया गया है उस टाइम के। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। तो न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती है। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है या लागू नहीं करता है तो उसको जो है न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दी जा सकती। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो इस तरह से हमारा 1 और 3 ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा आपका सही नहीं है। अगला हम देखेंगे 73 नंबर, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है?
एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की कठोरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। संविधान की कठोरता जो है एकात्मक लक्षण नहीं है, बाकी सभी जो है एकात्मक लक्षण है। आगे देखेंगे 61वें संविधान मतलब 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो ये आपका था 21 वर्ष। उसके बाद जब ये 60 संविधान मतलब 61वां संविधान संशोधन लाया जाता है उसके बाद कितनी कर दी जाती है? तो 18 वर्ष कर दी जाती है। ये कब आता है 61 संविधान संशोधन? तो 1988 में लाया जाता है, 88 में। अगला है निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व के बारे में है? तो ये आर्टिकल जो है 51 के तहत आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की जाती है। डीपीएसपी में है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर है 76, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था? तो ये जो है आपके आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि संविधान सभा जो थी भारत कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 37 में सम्मिलित है? तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। बिल्कुल सही। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है? हिंसा से दूर रहें, 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, राष्ट्र की सेवा करें। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 86 संविधान संशोधन द्वारा जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले, यही जोड़ा गया था। अगला है हमारा विषय, दूसरी तरफ सूची है। कौन सा विषय किस सूची में है देखते हैं। आइए मिलान करेंगे। जनगणना, तो जनगणना आपका संघ सूची में है। उद्योग आपका राज्य सूची में है। निगम कर जो है संघ सूची में है। डाकघर बचत बैंक किस सूची में है? तो ये आपका संघ सूची में है, न कि राज्य सूची में। पशुओं की प्रतिकूलता किस में संबंधित है? तो ये आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। इस तरह से जिसमें आपका 4 नंबर ना हो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि डाकघर बचत बैंक किससे संबंधित है? तो संघ सूची से संबंधित है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों पर जो मूल अधिकार है वो अबाध नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लगाया भी गया है संसद के द्वारा। तो इस तरह से आर आपका गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। मूल अधिकार जो है किसमें दिया गया है? तो भाग 3 आर्टिकल, अच्छे से लिख दें, भाग 3 आर्टिकल जो है 12 से लेके 35 तक में आपका मूल अधिकार की बात की गई है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81। राज्य और गठन वर्ष देखता है कि कौन से राज्य का गठन कब होता है। तो अरुणाचल प्रदेश का गठन आपका 1987 में होता है। गुजरात का गठन आपका, गुजरात और महाराष्ट्र का दोनों एक ही साथ का गठन होता है 1960 में। गोवा का गठन आपका कब होता है? तो ये भी 1987 में ही होता है, 87 में। मिजोरम का गठन कब होता है? तो ये भी आपका 1987 में होता है। तो गोवा और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तीनों का गठन 1987 में होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ए। केवल तीसरा जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। अगला हम देखेंगे। तो गठन से आपका 2 प्रश्न आ चुका है अभी तक, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? तो 15 थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 83। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो संसद को जो है नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार आर्टिकल 11 के तहत प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
कर दिया गया था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये आपका 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? NCR या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। और क्या क्या कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, औषध शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र के पास। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं, शक्तियों का विभाजन, ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न नामांकरण के संदर्भ में देखेंगे। एक तरफ नामांकरण है, दूसरी तरफ उसके विशेषज्ञ हैं कि किसने क्या कहा है। अर्धसंघीय संघ किसने कहा है? तो केसी वेयर ने क्या कहा है? अर्धसंघीय संघ कहा है। सौदेबाजी संघ, संघवाद किसने कहा है? तो सौदेबाजी का संघवादी किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने कहा है। कौन है? मॉरिस जोन्स। सहकारी परिसंघवाद किसने कहा है? तो ये जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 3 तो सही सुमेलित हैं, जबकि दूसरा आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहसंबंध और अविभाज्य हैं। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो ये बात सही है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी जाती है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और अबाध समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही नहीं है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और अबाध समागम संविधान में वर्णित गैर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं है, संविधान में वर्णन किया गया है इसका, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत इसका वर्णन किया गया है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर है 88, भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? देखते हैं। रिट है और अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है व्यक्ति को प्रस्तुत करना, सशरीर व्यक्ति को प्रस्तुत करना। परमादेश मीन्स होता है आज्ञा देना, तो ये भी सही है। उत्प्रेषण लेख जो होता है वो क्या कहता है? वो कहता है निचली अदालत से जो है अर्ध न्यायिक कार्यों की बात होता है कि उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय पे कहता है कि वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ना जाए। अधिकार परीक्षा किससे संबंधित है? तो ये आपका कोई व्यक्ति किसी पद पर किस अधिकार से बैठा है वो आता है आपका अधिकार परीक्षा के तहत। तो इस तरह से हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा 3 नंबर, उत्प्रेषण जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 89, निम्नलिखित में से बेमेल यानी गलत युग्म का हमें पहचान करना है। तो देखते हैं कौन सा गलत युग्म है। आर्टिकल 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी एवं सहायता प्रदान करना, मतलब कानूनी सहायता प्रदान करना। आर्टिकल 43B किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 43B आपका सहकारी समिति से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से संबंधित है। आर्टिकल 43A किससे संबंधित है? तो ये आपके उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? वन जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो 2 और 3 दोनों ही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी फर्स्ट और फोर्थ आपका सुमेलित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य के नीति नियंत्रक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है। तो ये बात सही है। राज्य के नीति नियंत्रक तत्वों की सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। तो ये जो है आपका समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। ये कौन से विचारधारा से प्रभावित है, कौन से सिद्धांत से? तो ये आपके गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, न कि समाजवादी से। बाकी फर्स्ट आपका सही है, तो सही कथन पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है? भारत के संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, परिवार नियोजन और मतदान, हिंसा से दूर रहना, कर चुकाने का कर्तव्य। तो
आपका 2 और 4 जो है किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जबकि फर्स्ट और थर्ड आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। अगला देखेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कि मौलिक कर्तव्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है। तो 2 और 4 जो है मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि फर्स्ट और थर्ड जो है आपके मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है। तो इस तरह परिवार नियोजन और मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है, और कर चुकाने का कर्तव्य भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला देखेंगे, संविधान की मूल संरचना के संबंध में भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में मूल संरचना शब्द का उल्लेख है, जिसका विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को संरक्षित करना और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य और कल्याणकारी राज्य बुनियादी संरचना के तत्वों में से एक है। मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 और बाद में वामन राव मामले 1981 में की गई थी। कौन सा कथन जो है गलत है, देखना है हमें कौन सा कथन गलत है। तो पहला आपका गलत है, बाकी दोनों ही सही हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा, नए राज्यों का गठन संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 368 में किया गया है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, न तो एक सही है और न ही 2 सही है, क्योंकि नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये जो है आपका आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है। 7वीं अनुसूची से संबंधित किसी भी विषय का संशोधन संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा ही किया जा सकता है। विशेष बहुमत तो होगा प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए होगी। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल में, संसद के सदनों में से किसी भी एक सदन में की जा सकती है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। तो नीरजा चौधरी वाद का संबंध जो है आपका बंधुआ मजदूरी से संबंधित है ये। अगला देखेंगे, निवारक निरोध के संबंध में सत्य कथन, इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। तो बिल्कुल सही है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। तो सरकार जो है निवारक निरोध के तहत केवल 3 महीने तक मतलब अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, मतलब अपने पास उसको नज़रबंद कर सकती है। तो निवारक निरोध से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल 22 जो है निवारक निरोध की बात करता है। आर्टिकल 22 इसमें केवल 3 महीने तक। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा ए, केवल एक सही है, दूसरा जो है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर है 97। किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। तो ये जो है आपका अधिकार परीक्षा रिट जो है जारी की जाती है। आर्टिकल 32 के तहत जो है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के तहत जो है रिट जारी की जाती है। कौन कौन सी रिट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रिट जो है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण करता है। क्वेश्चन नंबर है 98। मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, केवल विदेशियों के लिए है, नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए हैं, ये न्यायोचित है। तो मूल कर्तव्य आपके केवल नागरिकों के लिए है और ये गैर न्यायोचित है, न्यायोचित नहीं है मूल कर्तव्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य है, ये स्वतः लागू होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न तो एक सही है न ही 2 सही है, क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है किसे लागू करना चाहती है या नहीं, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है आपका शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। कौन से आर्टिकल में आपका शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 21
ए में जो है आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया, 21A या क में दिया गया है। अगला देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। और ये पारित मतलब लाया कब गया था, प्रस्तुत कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो उच्च न्यायालय नहीं, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, बाकी आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अगला है, मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सही है। यह 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। यह भाग 4 में शामिल किए गए, यह पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 1, 3, 4 तो सही है, लेकिन आपका दूसरा सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित या हटा दिया गया? चौधरी चरण, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये थे आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जब संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से विलोपित कर दिया गया या हटा दिया गया। अब ये क्या बन गया? तो एक कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार बन गया। आर्टिकल कौन से तहत है? तो आर्टिकल 300 का के तहत आपका संपत्ति का अधिकार शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रतिषेध रिट के बारे में विचार करना है। यह रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा निजी संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। तो प्रतिषेध रिट आपकी जो है किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो ये बताते हैं अभी। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी निम्न न्यायालय में कार्यवाही चल रही हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा तो सही है, लेकिन पहला आपका सही नहीं है, क्योंकि ये निजी संस्था के विरुद्ध नहीं जारी की जाती है। ये जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है, क्योंकि ये अपने क्षेत्राधिकार से हट के काम करते हैं। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताएं कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता क्यों दी गई? तो यहाँ पे जो है आपका स्टेटमेंट ही गलत दे दिया है, क्योंकि भारत में जो है आपका यूनियन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता दी गई है, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता न दे कि यूनियन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता क्यों दी गई है भारत में। क्योंकि बताते हैं, भारत के राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये बात सही है। भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है, मतलब संघ का नाश नहीं हो सकता, और प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपोजिट करना पड़ेगा आपको। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का सही कालक्रम का क्रम हमें लगाना है कि कौन से राज्य का गठन कब होता है। तो नागालैंड का गठन होता है 1963 में, हरियाणा का गठन होता है 1966 में, सिक्किम का गठन होता है आपका 1975 में, अरुणाचल प्रदेश का गठन होता है 1987 में। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 108 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों को जो है संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले के नतीजे में यह माना गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के मध्य सौहार्द एवं संतुलन की आधारशिला पर आधारित है? तो ये किसमें कहा गया है? SR मुंबई मामला, रघुनाथ राव मामला, केशवानंद भारती मामला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
यह जो है मिनर्वा मिल्स 1980 के मामले में यह कहा गया था कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सौहार्द एवं संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। तो ये जो है स्टेटमेंट किस में आया था? मिनर्वा मिल्स मामले में आया था। अगला है हमारा, कौन से तत्व संविधान की मूल संरचना में शामिल है? तो देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, धर्म की स्वतंत्रता, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन। तो ये जो सभी हैं, सभी जो हैं आपके संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं बन रहा है, तो डी ऑप्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में व्यवस्था की गई थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य किसी भी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो ये किस में कहा गया था? ये आपके कहा गया था चंपकई दोराजन मामले में। ये कब आया था? तो 1951 में आया था। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय कहते क्या हैं कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व ये सहायक के रूप में कार्य करेगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्था करेगा? तो ये आर्टिकल आपके 39 में कहा गया है। 39 में कहा गया है कि राज्य जो है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्था करेगा। 43A में क्या कहा गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन किया जाएगा। और 48 में जो है आपका कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से प्रेरित है? तो देखते हैं कौन सी प्रेरित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी यूएसए से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये जो है आपका कनाडा के संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये आपका ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? आर्टिकल 44, 45, आर्टिकल 43A, 47। तो आर्टिकल 47A जो है आपका मिड डे मील कार्यक्रम से संबंधित है। किस तरह से संबंधित है? तो देखते हैं। आर्टिकल 47 कहता क्या है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से आपका मिड डे मील किसके तहत आता है? 47 के तहत आता है आर्टिकल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता, सरकार का संसदीय स्वरूप, दोहरी न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। दोहरी न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में कैसी न्यायपालिका है? तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था आपका भारत में की गई है। बाकी सभी जो है भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? प्रधानमंत्री का नेतृत्व, वास्तविक एवं नाममात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति, संसद के दोनों सदनों का विघटन। तो संसद के दोनों सदनों का विघटन नहीं होता, सिर्फ निचली सदन का विघटन होता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन का विघटन। तो इस तरह से आपका 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। संघ जो है, संघ सरकार किस में है? तो भाग 5 में है। अधिकरण आपका किस में है? तो भाग आपका 14A में, भाग 14A में आपका अधिकरण है। निर्वाचन किस में है? तो भाग 15 में है। नगर पालिका किस में है? तो भाग 9 में है। तो इस तरह से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ये कौन सा ऑप्शन? तो ए ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है न्याय योग्य नहीं है। याद रखिएगा, प्रस्तावना जो है न्याय योग्य नहीं है।
अगला है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये वाद योग्य है, तो ये सही है। ये नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों है, ये भी सही है। ये असीमित नहीं है, जी बिल्कुल असीमित नहीं है मौलिक अधिकार। ये स्थायी होते हैं, तो मौलिक अधिकार स्थायी नहीं होते, इसमें परिवर्तन होता रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, विधि के समझ समता ये आपका आर्टिकल 14, लोक नियोजन में अवसर की समता आर्टिकल 16, बलात् श्रम प्रतिषेध ये आर्टिकल 23। तो इस तरह से हम देखेंगे सी ऑप्शन जो है आपका, ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन से प्राप्त होते हैं, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। अगला देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल 1946 के मंत्री और दूसरी तरफ उसके विभाग हैं। तो बलदेव सिंह किससे संबंधित थे, बलदेव सिंह आपके रक्षा मंत्री थे। कहाँ है रक्षा, यहाँ पे है। आसफ अली, अरुणा आसफ अली कौन सी मंत्री बनी थी, तो रेलवे मंत्री बनी थी। सी गोपालाचारी आपके शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 का भाग नहीं है। अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था नहीं, केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था आपका 1935 के तहत की गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1935 में की गई थी और भारत परिषद का अंत किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। मूल कर्तव्य के संदर्भ में देखना है, तो डीपीएसपी तत्वों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, तो ये भी न्यायोचित नहीं है। मूल कर्तव्य भी आपके न्यायोचित नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य जो थे टोटल 10 थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया है मूल कर्तव्य को। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 1 और 3 तो सही सुमेलित है, जबकि आपका दूसरा सही नहीं है। इसमें टोटल 12 सदस्य थे, टोटल 10 नहीं, अध्यक्ष को भी मिला के कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे। अगला है 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। भारत की संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण रखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, संविधान का पालन करना, ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। ये हो जाएगा सी। 2 और 4 जो है आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, 2 और 5 न कि 4, और सभी जो हैं आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो 2 और 5 में क्या है देखते हैं। आर्टिकल 51 जो किससे संबंधित है, तो डीपीएसपी से। ये क्या कहता है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करेगा। और आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है, तो ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा की जाएगी। ये भी आपका डीपीएसपी है। अगला है, मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य के साथ परमाणु पनडुब्बी साझेदारी आकुस की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस साझेदारी में शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। तो जापान जो है आकुस में शामिल नहीं है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो फिनलैंड आपका शीर्ष पर है। मार्च 2023 में कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह चाय किस राज्य में पाई जाती है, तो यह आपका हिमाचल राज्य में पाई जाती है। मार्च 2023 में विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के कुल 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के कितने स्थल को सम्मिलित किया गया था, तो टोटल जो है 2 स्थल को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन से, तो लद्दाख का रोमांग खानपान एवं मयूरभंज जो उड़ीसा में है, यहाँ के 2 स्थल आपके सम्मिलित किए गए थे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन बार काउंसिल में पंजीकृत होने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी है, तो ये हैं आपके पद्मा लक्ष्मी। अगला है हमारा, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है, तो टोटल 7 राज्यों में जो है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है। ये कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं, तो इसमें आपका यूपी भी शामिल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड यूपी।
मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये बैठक? तो ये हुई थी आपका वाराणसी में बैठक हुई थी। अगला हम देखेंगे, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है? तो ये आपका धारवाड़ कर्नाटक में जो है इस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया। देश के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो धारवाड़ कर्नाटक में। कितने मीटर लंबा है? तो 1507 मीटर ये आपका लंबा है। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर 10 ब्रांडों में से 90वें स्थान पर है? तो ये आपका रिलायंस जियो है जो 10 में से 90वें स्थान पर आता है। मार्च 2023 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये भारतीय हैं आपके मुकेश अंबानी। इनको जो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल किया गया है। मार्च 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली बार लेबर 20 बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये आपका अमृतसर पंजाब में किया गया था। अगला है, मार्च 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका कुआलालंपुर जो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, यहाँ पे किया गया था। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 में किस शहर में मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो ये है आपका बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। मार्च 2023 में भारत किन देशों की सेनाओं के मध्य ऑफिनडेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है? तो ये किया गया है आपका अफ्रीकी देशों के मध्य जो है ऑफिनडेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। मार्च 2023 में संपन्न प्रथम महिला प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किसको पराजित किया था? तो मुंबई इंडियंस ने जो है दिल्ली कैपिटल को पराजित किया था। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 को। मार्च 2023 में घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो देखते हैं कौन सा एक शहर है जो इसमें शामिल नहीं है। मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से 3 शामिल है? तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा, मुरादाबाद और वाराणसी। मार्च 2023 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा किसकी बिक्री हेतु HUID को अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये जो है आपका स्वर्ण एवं आभूषण स्वर्ण शिल्पकृतियों की बिक्री के लिए आपका HUID को अनिवार्य कर दिया गया है। ये क्या होता है? HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपका। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित बेलेश्वर मंदिर में हुई बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई? तो ये था आपका इंदौर में जो है 36 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। बेलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये आपका MP में है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं आपकी सुधा शिव कुमार को जो है 44वां अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, फ्रीजेक्स 2023 भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित पहला संयुक्त सैन्याभ्यास है? तो ये आपका फ्रांस। फ्रीज मीन्स आपका फ्रांस हो जाएगा, जेक्स मीन्स इंडिया हो जाएगा, मतलब ING करेंगे तो इधर इंडिया हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रोजेक्ट स्काई कैनवास किसके तहत वर्ष 2025 तक दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये आपके जापानी अंतरिक्ष कंपनी ALE द्वारा की गई है। मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 वर्ष से लेकर 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा। कौन बना रहा? तो ये है आपका इंडिया। इंडिया जो है सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा है। कब से लेके कब तक? तो 18 से लेके 22 तक। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आधारशिला आपका धारवाड़ कर्नाटक में रखी गई है। अगला हम देखते हैं, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला
लोको पायलट बनी हैं? तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो सुलेखा यादव बनी है। अगला है हमारा, मार्च 2023 में थाईलैंड में आयोजित 19वीं विश्व बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है आपका भारत में। तो इस तरह से हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।